अब समझना AS28 नेक्स्ट लेक्चर में बाद में बात कर रहा हूं। अगर पूरा का पूरा CGU ही क्या हो चुका है, इम्पेयर, पूरा का पूरा CGU ही मित्रों क्या हो चुका है, इम्पेयर हो चुका है, तो इसके लिए आप उस इम्पेयरमेंट को कैसे बुक करेंगे? इसका एक ही क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में भी, और अभी तक जितनी आरटीपी वगैरह आई है उसमें अभी तक सीजीयू के इम्पेयरमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया। मोर ओवर जब मैं इसका टेस्ट लूंगा तो आपको और अच्छे नए वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसका मॉड्यूल में भी एक ही क्वेश्चन है, और उसी को समझना अपने आप में एक टास्क है, जो कि अपन इन कंसेप्ट को समझ के ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, लिखना इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ सीजीयू, क्योंकि अभी तक नहीं आया है तो हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, जैसे भी तरीके से आप इंपॉर्टेंट करते हो मार्क, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कहता है हमारा AS28 कि भैया तुम्हारा सीजीयू इम्पेयर हुआ है क्या, इम्पेयरमेंट ऑफ सीजीयू। पहली बात तो अब सीजीयू क्या होता है, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट जो कि इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है फ्रॉम द मेन ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। बोलो हाँ है ना। अब अगर आपका सीजीयू बेटा इम्पेयर हुआ है तो आपको दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या आपके सीजीयू में गुडविल एलोकेट हो सकती है क्या, गुडविल एलोकेटेड, या फिर आपके सीजीयू, भाई हर सीजीयू की गुडविल होती है ना, एंटरप्राइज की गुडविल होती है, तो क्या आप सीजीयू में गुडविल एलोकेट कर सकते हो क्या? भाई 4 सीजीयू है, कल अपन ने जैसे वो बस वाले का एग्जांपल पढ़ा था, उसमें 5 रूट थे तो उसके 5 अलग अलग सीजीयू है। तो सवाल उठता है कि क्या वो बस वाला उन 5 सीजीयू में गुडविल एक प्रोपोर्शनेट बेस पे बांट सकता है, जिसको अपन कहते हैं फेयर वैल्यू। क्या कहते हैं भाई, हर रूट का फेयर वैल्यू निकाल लो, और फेयर वैल्यू का मतलब होता है रिकवरेबल अमाउंट, या दो दो का हायर होता है, एनएसपी और वैल्यू इन यूज। तो क्या आप गुडविल को एलोकेट कर सकते हो क्या सीजीयू में, पहली बात, या फिर आप गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। तो सर अगर गुडविल एलोकेट कर सकते हो तो आपको ना स्टैंडर्ड एक टेस्ट बोलता है, अगर गुडविल एलोकेट हो सकती है तो आपको टेस्ट परफॉर्म करना है बॉटम अप। क्या टेस्ट परफॉर्म करना है, बॉटम अप। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही समझना है अभी। अब बॉटम अप टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है, तो कहते हैं सबसे पहले तो आप गुडविल को, साथ साथ आप लिख भी सकते हो, रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट करो। बॉटम अप टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको गुडविल को एक रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा। नॉर्मली ये रेशियो होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया, फेयर वैल्यू, क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दी होगी, बस उस क्वेश्चन के रेशियो में आप गुडविल को, जितने भी सीजीओ हो A B C D E, उसमें क्या कर देना, गुडविल को एलोकेट। ठीक है, अब जब आपकी गुडविल एलोकेट हो गई तो आपके पास में एसेट्स का कैरिंग अमाउंट आया, और एसेट्स का कैरिंग अमाउंट गुडविल एलोकेट होने के बाद आया ना, तो उसको कहते हैं कंपेयर कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल विथ द रिकवरेबल अमाउंट, और फिर आप इम्पेयरमेंट को बुक कर लो। बोलो हाँ है ना। मतलब कि फर्स्ट अप्रोच से क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी है, गुडविल दी होगी, 4-5 सीजीयू दी होंगे, क्वेश्चन एमएरिंग करना, अभी पूरा मॉड्यूल से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और गुडविल एलोकेट हो सकती है तो फेयर वैल्यू लेना, गुडविल को बांटना, और जितना भी कैरिंग अमाउंट उसमें गुडविल के अमाउंट को जोड़ देना। अरे एलोकेट करने के बाद तो कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल आ गया, उसको किससे कंपेयर करोगे, रिकवरेबल अमाउंट से, और इम्पेयरमेंट बुक कर दो। इजी, समझ में आया फर्स्ट अप्रोच? बोलो कोई डाउट? तो फिर आपको एलोकेट करने के बाद में कंपेयर करना है, लिखो, लिखते जाओ। बोलो यहां तक लिखा, ये ऊपर से लिखा था, गुडविल एलोकेटेड नॉट एलोकेटेड, ये तो लिखा होगा ना, लिखो, कंपेयर कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीओ इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल विथ रिकवरेबल
विथ रिकवरेबल अमाउंट। एंड देन कंपेयर के बाद अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, हाँ या ना, तो फिर क्या रिकॉग्नाइज करोगे? इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, और जितना भी इम्पेयरमेंट लॉस आएगा उसको फर्स्ट आपको एडजस्ट करना है। भाई मान लो इम्पेयरमेंट आया 50 करोड़, तो उसका फर्स्ट एडजस्टमेंट आप करोगे गुडविल में। क्या करोगे? मतलब इम्पेयरमेंट हो गया, सर इम्पेयरमेंट 50 करोड़, गुडविल 20 करोड़ की पड़ी है, तो पहले गुडविल से उसको एडजस्ट कर दो 20। हाँ या ना? बचा हुआ कहाँ एडजस्ट करोगे? सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करोगे बोलो? गुडविल में। और फिर बचा हुआ कहाँ एडजस्ट करोगे? अदर एसेट्स में। देन अदर एसेट्स। बोलो पहले कहाँ एडजस्ट करोगे? गुडविल में। फिर कहाँ एडजस्ट करोगे? अदर एसेट्स। बोलो है ना? बोलो कोई डाउट? ये तो बहुत इजी है। अभी क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट का तो बहुत इजी। सर गुडविल एलोकेट हो सकती है, फिर वैल्यू दिए, फिर वैल्यू के रेशियो में गुडविल को बांट दो। अब कैरिंग अमाउंट अदर एसेट्स में गुडविल को क्या करो? प्लस। और उसको किससे कंपेयर करो? बोलो उसको किससे कंपेयर करोगे? रिकवरेबल अमाउंट से। और फिर इम्पेयरमेंट पहले कहाँ एडजस्ट करोगे? गुडविल। और फिर कहाँ बांटोगे? अदर एसेट्स। बोलो ये बात समझ में आई? इसको उतार लो आराम से, शांति से। फिर अपन उस मेथड की बात करेंगे जहां गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती। पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट। नाउ व्हाट इफ अदर केस, अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, तो सबसे पहले तो आपको बॉटम अप टेस्ट ही लगाना है। क्या लगाना है? अब इसका फ्लो ना मैं क्वेश्चन करके ही समझा पाऊंगा आपको। सबसे पहले बॉटम अप टेस्ट लगाना। बॉटम अप क्या कहता है? गुडविल एक बार तो एलोकेट करके देख लो, नहीं हो सकती कोई बात नहीं। बॉटम अप के बाद जो टेस्ट दिया है वो है दिया है टॉप डाउन टेस्ट। क्या दिया है? आज तक कभी अकाउंट में ऐसा किया नहीं होगा बॉटम अप टॉप डाउन, लेकिन यहाँ पर अपन करेंगे, क्वेश्चन के जरिए करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ इतनी थ्योरी लिख दो कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी अब आप इन दोनों को मर्ज करके ऐसा लिख दो, इलस्ट्रेशन फ्रॉम, इलस्ट्रेशन देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चन है फ्रॉम ICAI मॉड्यूल 2, इलस्ट्रेशन फ्रॉम ICAI मॉड्यूल 2। देखो ऐसा होता है जब खाना ढंग का ना खाओ तो, चलो, या टाइम पे ना खाओ तो, है ना? चलो आगे बढ़े, अपना मॉड्यूल खोलो। सब लोग मॉड्यूल लाए होंगे? मॉड्यूल आगे सबके? रजिस्ट्रेशन हो गया? इंटर का करो ना अब, वाई आर वेटिंग फॉर? हाँ करो उसको, अपना ही बाकी है, करो ना भाई, क्या कर रहे हो फिर? चलो ठीक है, मतलब हर पेज हर बेंच पर एक नहीं है ना। चलो इधर देखो सामने, अब देखो आप कितनी थ्योरी दी, भर भर के भर भर के भर भर के थ्योरी दी, लेकिन उतनी थ्योरी जितनी आपने कॉपी में लिखी ना बहुत है। अपने को मेन इस क्वेश्चन को देखना है, बहुत आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन आईसीए ने सॉल्व करके ही दे रखा है, तो अपने को सिर्फ समझना है कि किया कैसे। कहते हैं पेज नंबर आपका देखो क्या है, 5.255, 255, ठीक है, इधर देखना बहुत ध्यान से। एट द एंड एंटरप्राइज एम एक्वायर्ड, एक एंटरप्राइज है जिसका नाम दिया है एम। क्या नाम दिया है? एम। उसने जेड को एक्वायर किया है। पहली बात क्वेश्चन अमालगमेशन से नहीं, ध्यान रखना ना, इंपेयरमेंट से। ठीक है, ए ने एम को एक्वायर करा 100% फ्रॉम जेड, एंटरप्राइज जेड ने एक्वायर, एम ने जेड को एक्वायर करा है कितने रुपए में? 3000 लाख। ठीक है, और जेड के 3 सीजीयू हैं, जेड के 3 सीजीयू का नाम क्या दिया आपको? ए बी एंड सी, जिनका फेयर वैल्यू, सोचो ये फेयर वैल्यू क्यों दे रहे हैं आपको? गुडविल को बांटने के लिए। तो ए का सीजीयू का फेयर वैल्यू 1200, दूसरे का है 800 और तीसरे का है 400 लाख। एम ने गुडविल रिकॉग्नाइज, अब बताओ जरा, अगर 3000 लाख रुपए दिए और बदले में तुमको फेयर वैल्यू एसेट की कितनी मिली? 1200, 800 और 400, 2400, तो दिए है पैसे ज्यादा, डिफरेंस क्या आएगा अमालगमेशन के हिसाब से? गुडविल। गुडविल कितने की आएगी?
3000 माइनस 2400, 600 की गुडविल है। तो इंस्टीट्यूट ने निकाल के दी, एग्जाम में क्वेश्चन अनसॉल्व आएगा ना, ध्यान है। तो 600 की गुडविल है। एट द एंड ऑफ ईयर 2004 ए सिग्निफिकेंट लॉसेस में है। ए डिपार्टमेंट क्या है, ए सीजीयू क्या है, सिग्निफिकेंट लॉसेस में, और उसका रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 1350 है। सिर्फ कितना है, 1350। कैरिंग अमाउंट ए का चल रहा है 1300, बी का चल रहा है 1200 और सी का चल रहा है 800। लेकिन आप ध्यान रखना ये कैरिंग अमाउंट में गुडविल जुड़ी हुई नहीं है। तो बच्चों बताओ गुडविल कितनी थी, 600। 600 को मैं किस रेशो में बांटूंगा, 12:8:4 जी, 3:2:1। वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले देखो आंसर एग्जाम में आपको दो केस से सॉल्व करवा सकता है। या तो वो क्वेश्चन लिखेगा कि गुडविल एलोकेट हो सकती है, नहीं तो क्वेश्चन लिखेगा गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती। तो अपन फर्स्ट केस कौन सा कर रहे हैं, गुडविल एलोकेट हो सकती है। तो गुडविल को अपन ने 3:2:1 में बांट दिया। तो हमने गुडविल कितनी थी, ए बी और सी की टोटल गुडविल कितनी थी बोलो, 600 गुडविल थी। तो हमने 600 को सबसे पहले तो हमने देखा कि फेयर वैल्यू एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कितना है। तो हमको पता पड़ा 1200, 800 और 400 टोटल फेयर वैल्यू है। अब क्योंकि 1200, 800 और 400 टोटल फेयर वैल्यू है तो हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया कि 2400, 1200, 2400 का कितना परसेंट है, 50। फिर 800, 1200 का कितना, 2400 का कितना परसेंट, 33। और 400, 2400 का कितना परसेंट है, 17%। नेट कैरिंग अमाउंट कितना चल रहा था, 1300, 1200 और 800। ये कहाँ दिया था, ये कहाँ दिया था, क्वेश्चन में दिया था। नाउ गुडविल, गुडविल का, हाँ, एम रिकॉर्ड ने गुडविल 600 दैट रिलेट्स टू जेड। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, कैरिंग अमाउंट आर डिटेल। तो गुडविल का भी कैरिंग अमाउंट दे रखा है। तो गुडविल का वैसे भी आप पूरी गुडविल थोड़ा ना एलोकेट करोगे, क्या 3 ही सीजीओ है ऐसा थोड़ा ना लिखा है भाई, पैसा उसकी इज्जत का भी तो दिया अपन ने। तो अपन ने जो कैरिंग अमाउंट है 120, कितना है बोलो, 120, वो उतना ही बटेगा। तो 120 को किस रेशो में बांटा, 50:33:17। चेक करो 120 को 50:33:17 में बांटोगे तो 60, 40 और 20 आता है। अब आपने इस कैरिंग अमाउंट में गुडविल को क्या कर दिया, अरे जितने में गुडविल बुक्स में चल रही है उतने पे ही तो एलोकेट होगी ना। तो गुडविल बुक्स में चल कितने पे रही थी, कैरिंग अमाउंट क्या था, 120। तो 120 को बांटेंगे, ध्यान रखना 600 को नहीं बांटेंगे, ठीक है। तो 120 को बांटा 50:33:17। तो आफ्टर गुडविल वैल्यू कितनी आ गई, 1360, 1240 और 820। अब आपको रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ ए का दिया, आप देखो ऊपर क्वेश्चन, इट्स रिकवरेबल अमाउंट ए इज इनटू सिग्निफिकेंट लॉसेस। उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 1350। बुक्स में आप इंक्लूडिंग गुडविल कितने पे चला रहे हो, 1360। तो इम्पेयरमेंट कितने से होगा, 10 से। समझ में आया। ये कौन सी अप्रोच थी, बॉटम अप। कौन सी थी, बॉटम अप। बॉटम अप कब फॉलो होती है, डायग्राम में देखो, जब गुडविल एलोकेट हो सकती है। क्लियर। अब आपको क्या सिखाएंगे, 10 का इम्पेयरमेंट, हाँ ये गुडविल में से एडजस्ट होगा, बोलो हाँ या ना, वही लिखा हुआ है, द इम्पेयरमेंट लॉस इज फुल्ली एलोकेटेड टू गुडविल। इम्पेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा क्या एलोकेट होगा, बोलो गुडविल। एंट्री क्या होगी, गुडविल डेबिट टू टू आपका एसेट, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट। अब अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती तो एक बार के लिए तो हम बॉटम अप लगाएंगे। बॉटम अप मतलब आपको रिकवरेबल अमाउंट किसका दिया, ए का। तो ए का रिकवरेबल अमाउंट 1350 और ए का कैरिंग, क्योंकि गुडविल एलोकेट हो ही नहीं सकती तो उसमें गुडविल बिना जोड़े कैरिंग अमाउंट लिया, उसका डायरेक्ट जो क्वेश्चन में दिया कितना, 1300। तो अब बताओ क्या एसेट इम्पेयर है, कैरिंग अमाउंट 1300 चल रहा है, रिकवरेबल 1350 है। एक बार के लिए बॉटम अप लगाना है, तो बॉटम अप लगाने के लिए गुडविल तो एलोकेट हो नहीं सकती ना। तो डायरेक्ट एक्सक्लूडिंग गुडविल अमाउंट लिया कैरिंग वाला 1300 और उसको कंपेयर किससे किया, 1350 से। तो एसेट तो इम्पेयर है ही नहीं, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, 0। लेकिन अभी एक कैलकुलेशन चेंज होगी, एक बार बॉटम अप लगा दिया, अब अपन क्या लगाएंगे, टॉप डाउन। तो वो पहले थ्योरी लिखी इंस्टीट्यूट ने, पहले क्या लगेगा आप, टॉप डाउन। अब टॉप डाउन कैसे लगेगा ये ध्यान रखना। सबसे पहले
कैरिंग अमाउंट सबके लिखे आपने 1300, 1200, 800, 120 टोटल। अब ये टोटल एसेट का वैल्यू है, ठीक है, 1300, 1200, 800, 120, तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना है आपका 3420। लेकिन अब आपको क्योंकि गुडविल तो एलोकेट हो नहीं सकती, तो आपको इसको टोटल कंपनी के वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। तो टोटल कंपनी का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर केस 2 लगाते हुए बोल रहा था कि जेड का रिकवरेबल अमाउंट 3400 है, मान लो जेड का टोटल अमाउंट कितना है रिकवरेबल 3400। तब मुझे बताओ 3420 कैरिंग अमाउंट है इंक्लूडिंग गुडविल, अरे हाँ है ना, 3420 टोटल कैरिंग अमाउंट है और इसका 3400 रिकवरेबल अमाउंट है। तब बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा 20। अब सोचो बॉटम अप से जाते तो जीरो इम्पेयरमेंट बुक कर रहे हैं, लेकिन अब कितना इम्पेयरमेंट बुक हो रहा है 20। ये है टॉप डाउन मॉडल। कौन सा मॉडल, टॉप डाउन। बॉटम अप लगाना है, बॉटम अप इजी है। बॉटम अप में क्या करना है, गुडविल को कैरिंग अमाउंट को रीजनेबल रेशियो में बांटना है, फिर उस कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल को कंपेयर करना है किससे, रिकवरेबल अमाउंट से जिस भी एसेट का दिया है। तो उधर 1350 दिया था, अपना इंक्लूडिंग 1360 चला था, तो 10 का इंपेयरमेंट था, बोलो है ना। लेकिन अगर गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक बार तो बॉटम अप लगाना है। क्या लगाना है, बॉटम अप। बॉटम अप में सीधा हमने ए वाला इंपेयर हुआ ना, तो ए को कंपेयर करा, ए का कैरिंग अमाउंट था 1300, उसको कंपेयर किया रिकवरेबल 1350, तो बॉटम अप से तो इंपेयरमेंट नहीं निकला। लेकिन फिर क्या लगाना पड़ेगा, टॉप डाउन। टॉप डाउन में कैरिंग अमाउंट जैसे दिए वैसे वैसे प्लस करे और पूरी कंपनी की रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करा। तो कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट कितना था 3400, अब कितने का इंपेयरमेंट हो रहा है 20। तो अब कह रहे हैं कि अब टॉप डाउन से जो 20 का इंपेयरमेंट है इट एलोकेट्स। अब इसको सबसे पहले हम गुडविल में एलोकेट करेंगे। 20 का कैरिंग अमाउंट, गुडविल कितनी चल रही है 120, तो उसको अब सबसे पहले हम कहां पर एलोकेट करेंगे 20 में। 120 की गुडविल से 20 की गुडविल को क्या कर दोगे कम। मतलब कि करना तो एक ही बात है, भले बॉटम अप करो या टॉप डाउन, फर्स्ट एडजस्ट तो गुडविल से ही करना है, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी चेंज है। फर्स्ट अप्रोच में गुडविल एलोकेट करके कंपेयर करा और सेकंड अप्रोच में बिना एलोकेट किए कंपेयर किया। लेकिन जो सेकंड अप्रोच में कंपेयर करा वो टोटल कंपनी की 3400 कंपनी के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया है। बोलो है ना, क्लियर। ये आज का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बोलो समझ में आया। एक बार इस पूरे इलस्ट्रेशन को वापस से देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। बोलो कोई डाउट, वापस से बता दूं फर्स्ट केस में क्या किया है, गुडविल एलोकेट हो सकती है, 120 की गुडविल चल रही है, रेशो में बांट दी। किस रेशो में बांटी, फेयर वैल्यू के रेशो में बांटी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। सेकंड केस में गुडविल एलोकेट नहीं हो सकती, तो पहले तो पता करो कि लॉसेस में कौन सा सीजीयू है, ए। लॉसेस में सीजीयू ए है, तो उसका रिकवरेबल अमाउंट 1300 और 1350 और कैरिंग अमाउंट तो 1300 ही था। तो बॉटम अप से तो इम्पेयरमेंट नहीं निकला, लेकिन आईसीआई का AS28 क्या कहता है, टॉप डाउन भी लगाना है। तो टॉप डाउन कैसे कंपेयर करोगे, सबका कैरिंग अमाउंट प्लस करो, 3420 आया, उसको कंपनी के रिकवरेबल अमाउंट 3400 माना है, 3400 को माना है, 3400 दिया नहीं है, 3400 को, ये एग्जांपल चल रहा है, अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। तो 3400 माना है, तो 3420 और 3400 को कंपेयर करोगे तो कितना निकला 20। तो अब इस 20 को एलोकेट करोगे कहां पर, पहले गुडविल में, क्योंकि अगर बॉटम डाउन से जाते तो हम 20 के इंपेयरमेंट को बुक नहीं करते, हमारा प्रूडेंस की धज्जियां उड़ती। बोलो हाँ ना। तो पहले बॉटम अप और फिर टॉप डाउन, पूरे इलस्ट्रेशन को देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। बोलो हाँ ना। यहाँ पर आपका AS1028 की थ्योरी, टफेस्ट थ्योरी विथ टेक्निकल क्वेश्चन खत्म। अब आगे सारे इजी क्वेश्चन है। बोलो हाँ ना, कोई डाउट, फटाफट से 5 मिनट दे रहा हूँ, देख लो फटाफट आराम से पूरा क्वेश्चन। हाँ पढ़े एक बार क्वेश्चन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आ रहे इर्गो इंडस्ट्रीज, कैश फ्लो दे रहे, तो जब बताओ कैश फ्लो को वैल्यू न्यूज निकालने के लिए दे रहा होगा ये, अरे कैश फ्लो वैल्यू न्यूज के लिए दे रहा होगा, तो कह रहे भाई पीपीई से वैल्यू आएगी आपकी, डिस्काउंट रेट 15% है, कितना परसेंट है 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 का मतलब ईयर 2 नहीं है, ध्यान रखना, आप एंड पे खड़े हो 2001 के, आप खड़े हो एंड पे 2001 के, तो 2001 के एंड पे ईयर 2 तो फर्स्ट ही होगा ना, तो इस सेकंड ईयर का मत लगा देना पीवी फैक्टर, फर्स्ट ईयर के लगेगा 4000 6000 6000 8000 4000। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड 2006, मतलब मशीन का स्क्रैप वैल्यू आएगा 1000। पीपी जब परचेस किया था, ये अपने को डेप्रिसिएशन के लिए दे रहा है, 40,000 का लिया था और लाइफ है 8 साल। नेट सेलिंग प्राइस है 20,000। आपको कंपेयर करना है, सबसे पहले 31/12/2001 को कैरिंग अमाउंट निकाल के दिखाओ, 31/12/2001 को कैरिंग अमाउंट,
मतलब कि परचेस की थी 2000 में, और 31/12/2001 को आपको कैरिंग अमाउंट निकाल करके दिखाना है। कैरिंग अमाउंट मतलब एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन पूरा एक, अच्छा इस बार कैलेंडर ईयर है, ध्यान रखना 31 मार्च को एंड हो रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो आपको 31 मार्च 2001 को कैरिंग अमाउंट निकालना है। कितने साल का डेप्रिसिएशन बोलो? पूरा 2000, और फिर 2001, 200XX का मतलब 2000 है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, देखो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए, ये तो अपना वैल्यू, कैरिंग अमाउंट 2 साल का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अच्छा कैरिंग अमाउंट आपको पूछ रहा है वो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001, तो कितने साल का डेप्रिसिएशन है बोलो? एसेट परचेस की थी 2000, ईयर दिया नहीं है। 3 साल का कैसे हुआ, मैं भी वही देख रहा हूँ, इन्होंने 3 साल का कैसे दिया है? टोटल 8 साल है। अच्छा, इन्होंने माना है कि भैया कैश फ्लो अगले कितने साल के दिए? 5 साल के। कैश फ्लो अगले 5 साल के ना। टोटल लाइफ कितनी थी? 8। तो टोटल लाइफ 8 की थी। इन्होंने एक आइडिया कैसे लगाया, क्योंकि डेट का थोड़ा मिसकंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो आपने अगले 5 साल का कैश फ्लो दिया है, तो 5 साल का कैश फ्लो दिया, टोटल लाइफ कितनी थी? 8 साल, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस। तो 40,000 माइनस 1,000 कितना हुआ? 39,000। 39,000 डिवाइड बाई 8, 39 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 ईयर्स, तो 14,625 आता है, राइट। तो कैरिंग अमाउंट 31 मार्च पर कितना होगा, ये अपन रीड करके फिर मैं अभी सारे सॉल्व करवाऊंगा। तो कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2001 पे कितना आया? ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 माइनस 3 साल का डेप्रिसिएशन 25,375। अब सबसे सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी? वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज के लिए अपन डिस्काउंट करेंगे, तो आपका यही फैक्टर आ रहा है 0.87, इंटू करके पीवी निकाल दिया 19,025। अब कह रहे रिकवरेबल अमाउंट निकालो, तो रिकवरेबल अमाउंट 2 का हायर होता है। याद करो, एनएसपी ऊपर कितना दिया है? 20। एनएसपी कितना दिया है? 20, और वैल्यू इन यूज तुम्हारी कितनी है? 19,025। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा? 20,000। ठीक है, अब बुक्स में कितने पे चल रही है सेट? 25,375। अरे 25,375 पे चल रही ना, और रिकवरेबल अमाउंट कितना निकाला? 20। तो इम्पेयरमेंट कितना होगा? 5,375। फिर कह रहे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो। ये सब एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना, केस सिनेरियो बन के 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आया ना। फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकलता है कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट। तो कैरिंग अमाउंट कितना था? 25,375 माइनस इम्पेयरमेंट कितना हो गया? 5,375। तो 20,000 का कैरिंग अमाउंट, और डेप्रिसिएशन आगे के लिए कितना होगा? तो 20,000 है, 3 साल हो गए, 1,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइड बाय 5। अरे हाँ या ना, एसेट 20 पे लाए ना, एक की स्क्रैप वैल्यू तो है ये 20 माइनस 1, 19/5। तो नया डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3,800। बोला है ना। क्वेश्चन में अगर ऐसा एग्जाम में दिखे आपको डेट्स में कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप देख लेना कैश फ्लो कितने साल के दिए। तो सर कैश फ्लो हमको 5 साल के दिए थे, टोटल 8 साल लाइफ है, तो 3 साल डेप्रिशिएट करनी है। बोला है ना। देख लो फटाफट से क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े।